बाल विकास विषय में आज हम साथियों का चुनाव यानी बालक किस अवस्था में किस तरीके से साथियों का चुनाव करता है ये जानेंगे। सिलेक्शन ऑफ कंपेनियंस। सम आयु समूहों में साथियों के चयन की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। यानी शैशवावस्था इन्फेंसी में साथियों का चयन 1 वर्ष तक के बच्चे में भी साथी पाने की इच्छा होती है, लेकिन वह किसी को बहुत चाहता है तो किसी को कम। वह किसी के यहाँ जाना नहीं चाहता है कि किसी के यहाँ जाना उसे अच्छा लगता है। अपनी परिचर्या करने वाले व्यक्तियों को वह बहुत चाहता है, यानी उसकी जो देखरेख करने वाले होते हैं उसके लिए वो हैं, क्योंकि ये शिशु की परिचर्या करते हैं। शिशु की देखरेख कौन करते हैं? प्रौढ़ करते हैं। तो इसीलिए क्या है, 2 वर्ष तक की अवस्था तक शिशु के साथी कौन होते हैं? प्रौढ़ होते हैं, और उसके साथी बनकर उनके साथ खेलते हैं। यह बात स्पष्ट रूप से देखी जाती है कि जैसे शिशु अपने खिलौनों से खेलते हैं, वैसे ही प्रौढ़ अपने शिशुओं के साथ खेला करते हैं। फिर बाल्यावस्था में साथियों का चयन यानी चाइल्डहुड 3 से 5 या 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के साथी घर के प्रौढ़ लोग और पड़ोस के बच्चे हुआ करते हैं। बच्चों का सामाजिक वातावरण घर और पड़ोस ही होते हैं। स्कूल आने पर बच्चे का मित्र क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। यानी पहले तो बालक का घर के सदस्य होते हैं, फिर पड़ोस के होते हैं, और फिर क्या है, स्कूल जाने पर उसके मित्र क्षेत्र का विस्तार क्या है, बढ़ जाता है। वह स्कूल में अपनी रुचि के अनुकूल अपने साथियों का चुनाव कर लेता है। वास्तव में इसी समय बच्चे दूसरे साथियों के साथ खेलने की रुचि अपना लेता है। छोटे बच्चों को तो जो समवयस्क साथी मिल जाता है वे उसी के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन बड़े बच्चे अपने साथी का चुनाव करने में निर्णय शक्ति का उपयोग करते हैं। छोटे बच्चे तो आसानी से जो उसकी उम्र के होते हैं, उसके जैसे होते हैं, उनको अपना मित्र बना लेते हैं, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं उनको चुनाव करने में वह अपने निर्णय शक्ति का, डिसीजन पावर का प्रयोग करते हैं। इस निर्णय की कसौटी में क्या क्या होते हैं? एज, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और आर्ट ऑफ प्लेइंग यानी खेलने की कला, ये सभी चीज़ आती हैं। प्रारंभ में बच्चे लिंग भेद यानी सेक्स डिफरेंस, लड़का है या लड़की है, ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में लड़के और लड़कों को और लड़कियों को ही अपना साथी चुना करते हैं। जो बालक खेलने में दक्ष होते हैं या कोई काम करने में कुशल होते हैं, उन्हीं को अपना साथी चुना करते हैं। बच्चा अपने घर के बाद पड़ोस से ही अपने साथियों का चुनाव करता है, यानी घर के बाद पड़ोसियों से ही अपने साथियों का चुनाव करता है। यदि पड़ोस में कोई साथी बालक की रुचि के अनुकूल नहीं मिलता है तो वह स्वयं अपनी रुचि में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, जिससे वह उसके साथ खेल सके। अन्यथा वह स्वयं ही अकेला काल्पनिक साथियों के साथ खेलने लगता है। यानी हैगमैन हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि 12 वर्षीय बालक अपने ही लिंग के बच्चों को अपना साथी चुनते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बच्चे साथी के चुनाव पर लिंग संबंधी कोई ध्यान नहीं देते। नर्सरी स्कूलों के बच्चों को गोरे और नीग्रो बच्चों को लड़का और लड़कियों के जोड़े जोड़े चित्र दिखाएं और पूछा कि वे इनमें से किसे अपना साथी चुनना चाहेंगे। तो पता चला कि पहले बच्चों ने लिंग संबंधी बात पर ध्यान दिया, पर बाद में जाति
फिर है काल्पनिक साथी यानी इमेजिंग कंपनी। जिन बच्चों को अपनी रुचि के साथी नहीं मिलते वे मन ही मन कुछ काल्पनिक साथियों की कल्पना कर लेते हैं। ये काल्पनिक साथी उनके वास्तविक ही होते हैं। वे साथी की कल्पना करते समय उसे गुणों की तथा शारीरिक लक्षणों की कल्पना भी कर लेते हैं। बच्चे अपने काल्पनिक साथी के साथ खेलते समय बड़ा आनंद लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वे बच्चे काल्पनिक साथी की कल्पना करते हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार ठीक से नहीं मिलता। प्रतिभाशाली बच्चे अपनी अधिक आवश्यकताओं के कारण काल्पनिक साथी अधिक चुना करते हैं। वे उनके साथ मन ही मन खेला करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काल्पनिक साथियों के साथ खेलना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जो काल्पनिक साथी बनाते हैं वो काल्पनिक साथी कैसे होते हैं? आज्ञाकारी और दब्बू होते हैं। क्योंकि हमने अपने मन में कल्पना की तो जिस चीज़ की कल्पना की उसको हम अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो फिर काल्पनिक साथी कैसे हो गए? आज्ञाकारी और दब्बू होते हैं। इससे बच्चे में प्रभुत्व दर्शाने की प्रवृत्ति आ जाती है। यानी फिर उसके मन में यह आता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करें, और फिर ऐसे बालक आगे चलकर समायोजन नहीं कर पाते हैं। जब वह अपने वास्तविक साथियों के साथ खेलता है तो उसे अड़चन होती है क्योंकि दूसरे उसके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते। इस स्थिति में वह अपने समूह का एक अव्यवस्थित सदस्य बन जाता है और परिणाम यह होता है कि वह पुनः काल्पनिक साथियों में लौट जाता है। यानी फिर से वह अपनी कल्पनाओं में खो जाता है क्योंकि उन्हीं के साथ खेलकर वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। इसी में उसे आनंद भी मिलता है। काल्पनिक साथियों की सहायता से बच्चा अपने आप को सामाजिक व्यवस्थापन के लिए तैयार करता है। जब उसे काल्पनिक साथियों की आवश्यकता नहीं होती तब वह उन्हें छोड़ देता है। मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों यानी जो खोज होती हैं उनके आधार पर यह पता चलता है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा काल्पनिक साथियों के साथ अधिक खेलती हैं। उन्हें भी साथी चुनने में कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें अपने साथी चुनने की अधिक स्वतंत्रता नहीं होती। इकलौते बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे या वे बच्चे जिनके भाई बहन की आयु में बहुत अंतर होता है काल्पनिक साथियों के साथ खेला करते हैं। टर्मैन ने अध्ययन करके पता लगाया कि प्रतिभाशाली बच्चे किसी न किसी काल्पनिक साथी के साथ प्रत्येक समय खेलते हैं। 3 वर्ष की अवस्था से बच्चे अपने साथियों के साथ खेलना शुरू करते हैं और 5-6 वर्ष की अवस्था तक इनके साथ खेला करते हैं। बाद में यह प्रवृत्ति लुप्त होने लगती है। इसके बाद उन्हें वास्तविक साथी मिल जाते हैं क्योंकि बालक स्कूल जाने लगता है। बच्चे अपने काल्पनिक साथियों में प्राणों, पक्षियों, पशुओं आदि को स्थान नहीं देते। उनके काल्पनिक साथी लड़के और लड़कियां ही होते हैं। उत्तर बाल्यकाल यानी लेटर चाइल्डहुड। जब बच्चा स्कूल जाने लेकिन प्राय बालक उसे पहले साथी बनाते हैं जो पड़ोस में रहता है। यानी पालक सबसे पहले किसे साथी बनाता है? जो पड़ोस में रहता है। लेकिन किशोर या प्रौढ़ दूर रहने वाले व्यक्ति को भी साथी बना लेते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले किसे बनाएंगे? जो पड़ोस में रहता है। और लेकिन जो किशोर और प्रौढ़ जो लोग होते हैं वो दूर रहने वाले व्यक्तियों को भी अपना साथी बना लेते हैं। इस पड़ोस के बाद बालक जैसे शारीरिक स्वरूप, अपनी जैसी शारीरिक और मानसिक आयु के समान सामाजिक प्रवणता के साथी को चुनना पसंद करता है। वह चुनाव में मानसिक आयु और सामाजिक प्रवणता पर विशेष ध्यान देता है। बालक अपने मित्रों के चुनाव में बुद्धि लब्धि या बौद्धिक विकास और शैक्षिक सफलता को भी प्रमुख स्थान देते हैं।
इसीलिए यह ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसे पड़ोस में रखा जाए जहां उन्हें समान बुद्धि, शैक्षिक योग्यता और आयु के साथी अच्छी प्रकार मिल सकें। बाल्यावस्था के अंतिम दिनों में बालक भिन्न लिंगीय बच्चों को साथी नहीं बनाते, बहुधा अपने ही लिंग के बच्चों को वे अपना साथी चुनते हैं। बाल्यावस्था के अंतिम दिनों में बच्चों द्वारा अपने मित्र का चुनाव करते समय सामाजिक और आर्थिक तत्वों पर भी ध्यान दिया जाता है। यदि बच्चों पर कोई बाहरी दबाव न पड़े तो वे अपने साथियों का चुनाव करने में धर्म और जाति की बातों पर ध्यान नहीं देते। वे केवल यह देखते हैं कि उनके साथी का व्यवहार संतोषजनक होना चाहिए। इस काल में साथियों का चुनाव करते समय वे दूसरे स्कूल, दूसरे पड़ोस के बच्चों को कम चुनते हैं क्योंकि वे उनके लिए पराये होते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी निष्कर्ष निकला है, पता चला है कि जो बालक अधिक प्रतिभाशाली या अधिक मंदबुद्धि वाले होते हैं उन्हें कम साथी मिलते हैं, और जब कम साथी मिलते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें अपना समय अकेले ही बिताना पड़ता है। इसके बाद सहयोगी समूह के कार्यक्रम यानी फंक्शंस ऑफ पीयर ग्रुप्स। सबसे पहले सामाजिकरण यानी सहयोगी समूहों में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, समूह में ठीक ढंग से कैसे रहा जाए और अपने समूह को मजबूत कैसे किया जाए, ये सभी समूह में क्या बालक सीखता है। अच्छा परस्पर प्रभाव इस स्थान में लाया जाता है। इकट्ठे मिलकर चलाया गया एक साधारण प्रोग्राम उनको बहुत सारा ज्ञान देता है। दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी सहयोग समूह व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को बदलने में सहायता करता है। इसका साधारण कारण यहाँ का खुला और आज़ाद वातावरण है। अपने द्वारा उत्पन्न किए गए वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार के बदलाव के साथ अच्छा व्यक्ति बनता है। फिर हम भावनाएं यानी वी फीलिंग। हमारी भावनाएं सहयोगी समूह के व्यक्तियों के दिल में बिठा दी जाती हैं। व्यक्ति महसूस करता है कि उसका एक समूह के साथ संबंध है, वह अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है और इसके बाद उसके अंदर नई भावनाएं पैदा होती हैं। इकट्ठे रहने से वह अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। चौथा है चहुमुखी विकास में सहायक यानी हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। कक्षा में सीखने की जगह सहयोगी समूह व्यक्ति को पूर्ण रूप में आज़ादी और आपस में एक दूसरे के साथ मिलने के योग्य होते हैं। वह एक दूसरे के साथ अच्छा परस्पर संबंध रखने के योग्य होते हैं। वह व्यक्ति की चातुर्य बुद्धि और वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। इसीलिए सहयोगी समूह बच्चे के लिए पॉजिटिव होता है। धन्यवाद।